जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मेनिया में आप लोगों का अभिनंदन है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग का मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत इतिहास हो चुका है, जिसमें से कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, उसको दोबारा करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम नए सिरे से एक टॉपिक लेकर चलते हैं जिसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। आप लोगों को पहले ही पता है, मैं बता चुका हूं कि इतिहास 3 प्रकार के हैं, यानी इतिहास के 3 पार्ट हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसके बारे में हम लोग आएंगे कि इसका क्यों आखिर 3 नाम पड़ा था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इतिहास समान परिचय। ठीक है, यानी इतिहास का समान परिचय, ये आखिर इतिहास क्या है, किसको इतिहास कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इतिहास क्या है, यही हमारा टॉपिक है आज। इतिहास क्या है, यानी इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास क्या है नामक ये एक पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक का नाम ही है इतिहास क्या है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इतिहास किसे कहते हैं। जो मैं आज बता रहा हूँ, जो आप पहले से जान रहे हैं, क्या दोनों में फर्क होने वाला है या नहीं। तो आप लोग बहुत सारे बच्चों से पूछिएगा कि अच्छे ऐसे बच्चे हैं, मतलब अच्छी तैयारी है उनका, पूछिएगा कि इतिहास किसे कहते हैं, तो वो लोग बोलेंगे कि बीते हुए बात को इतिहास कहते हैं। ये पूरी तरीके से ये गलत है, ऐसे नहीं होता कि बीते हुए बात को इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज नए सिरे से जानेंगे कि इतिहास क्या है। ठीक है, चलिए एक किताब है, पुस्तक है, इतिहास क्या है। ठीक है, इसके राइटर है ई.एच. कार। तो ई.एच. कार के अनुसार इतिहास भूत और वर्तमान के मध्य निरंतर संवाद है। ठीक है, यानी ई.एच. कार का कहना है कि इतिहास किसे कहते हैं। ये जो पुस्तक है उसमें लिखे हुए हैं कि इतिहास भूत और वर्तमान के मध्य निरंतर संवाद है। ठीक है, भूत और वर्तमान के मध्य निरंतर संवाद ही इतिहास है। ठीक है, एक और डिफिनीशन है, मानवीय अतीत का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। ये इनके द्वारा कहा गया है और ये हम अपने शब्दों में बता रहे हैं। ठीक है, यानी ये थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज हो गया और इसको हम लोग अपने से मान लेते हैं। ठीक है, यानी मानवीय अतीत का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। तो इतिहास का सही डिफिनीशन ये हुआ, ना कि बीते हुए समय को इतिहास कहते हैं। ये पूरी तरीके से वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो अब से आप लोगों से कोई पूछे कि इतिहास किसे कहते हैं, तो आप दोनों में से कोई डिफिनीशन बता सकते हैं कि इतिहास भूत और वर्तमान के मध्य निरंतर संवाद है, या मानवीय अतीत का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। ठीक है, तो इतिहास का सही डिफिनीशन यही हुआ। अब एक और हम लोग कंफ्यूजन में बहुत सारे बच्चे पड़ जाते हैं कि सर इतिहास और माइथोलॉजी में क्या अंतर है। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इतिहास जो होता है वो साक्ष्यों पर आधारित होता है। ठीक है, जबकि पौराणिक आख्यान, जिसको माइथोलॉजी बोलते हैं, ये साक्ष्यों पर आधारित नहीं होता है। इतिहास के लिए आपको साक्ष्य चाहिए, अगर साक्ष्य है तभी मानेंगे, अगर साक्ष्य नहीं है तो उसको माइथोलॉजी मान लेंगे। अब बहुत सारे, मतलब बहुत बार इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया है कि क्या राम एक, ये राम कैसे व्यक्ति है, मतलब राम को ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाए या नहीं। ठीक है, देखिए ऐतिहासिक व्यक्ति उसी को माना जाता है जिसके बारे में सिक्के मिले हों, यानी जिनके नाम से पहले सिक्के चलते हो और वो हम लोगों को साक्ष्य के रूप में मिला हो, या फिर उनके राजमहल का कुछ अवशेष मिले हो। तो ऐसा तो राम जी के साथ नहीं है कि राम जी कहाँ रहते थे। ये तो पता है कि अयोध्या में रहते थे, माइथोलॉजी है, लेकिन वो तो वहाँ तो उनका जगह नहीं है, वहाँ तो उनका महल तो नहीं मिला है, तो साक्ष्य तो नहीं मिला है। तो श्री रामचंद्र एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं है, लेकिन हाँ इतना हम लोग मानते हैं कि वो इतिहास से बढ़ के ऊपर है। ठीक है, यानी भारत के इतिहास के एक तरह से देखा जाए तो वो बहुत आगे निकल चुके हैं, यानी इनको इतिहास से भी हम लोग ऊपर मानते हैं। तो इतिहास साक्ष्यों पर आधारित होता है, जबकि पौराणिक आख्यान या माइथोलॉजी साक्ष्यों पर आधारित नहीं होता है, यानी जिसका साक्ष्य नहीं है तो उसको हम लोग माइथोलॉजी मान सकते हैं। अब देखिए ऐतिहासिक साक्ष्य। अब ऐतिहासिक साक्ष्य इसका क्या क्या है, तो पहला है पुरातत्व, पुरातत्व या पुरातात्विक बोलते हैं, और दूसरा है साहित्य। ठीक है, तो चलिए पुरातत्व के बारे में जान लेते हैं कि ये पुरातत्व क्या है। देखिए, मानवीय अतीत से संबंधित भौतिक अवशेषों का वैज्ञानिक अध्ययन ही पुरातत्व कहलाता है। मानवीय अतीत से संबंधित भौतिक अवशेषों का वैज्ञानिक अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। ठीक है, अब भौतिक अवशेष क्या होते हैं तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो भौतिक अवशेष कब्र हो गया, जो कब्र या मकबरा होता है वो हो गया,
औजार हो गया, पुराने जमाने में जो औजार मिलते थे हड्डी के, पत्थर के जो, ठीक है, भवन के अवशेष हो गए, सिक्के हो गए, ये सारे चीज भौतिक अवशेष के उदाहरण है। ठीक है, कोई भी भौतिक अवशेष तभी पुरातात्विक सामग्री मानी जाएगी, यानी किसी भौतिक अवशेष को पुरातात्विक सामग्री कब मानी जाएगी, तो इसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, न्यूनतम आयु 100 वर्ष का पुरानी हो, यानी उसको पुरातात्विक सामग्री तभी मानी जाएगी जब उसका न्यूनतम आयु 100 वर्ष हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है, उस अवशेषों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व हो, माने जो वो अवशेष 100 वर्ष पुरानी हो और उसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कुछ महत्व भी होना चाहिए, तभी उसको क्या माना जाएगा, पुरातात्विक सामग्री मानी जाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे भारत में पुरातात्विक सामग्री है जो हम लोग आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे जानते जाएंगे। ठीक है, अब साहित्यिक में क्या है, देखिए साहित्य में तक देखा जाए तो साहित्य बाद में आया, क्योंकि पुरातात्विक यानी पहले से ही खुदाई चल रही थी। तो 13वीं सदी में भारत में कागज आया था, तो 13वीं सदी ईस्वी में पहले तो भारत में कागज आया था। हम लोग ये बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, तो हम लोग जब आगे आएंगे तो साहित्य के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आखिर साहित्यिक स्रोत रहा है हमारा। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, भारत की संकल्पना। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि आखिर भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, हिंदुस्तान क्यों पड़ा, और भी बहुत सारे नाम है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत के टोटल कितने नाम हैं, यानी आज की क्लास से पहले आप लोग जानते थे या नहीं जानते थे, आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए भारत की संकल्पना, सबसे पहले देखिए विष्णु पुराण में भारत शब्द का सर्वप्रथम विवरण मिलता है। ठीक है, भारत शब्द का सर्वप्रथम विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। कलिंग के शासक खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, ध्यान रखिएगा, कलिंग के शासक खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का विवरण मिलता है। यानी हमारे पास दो स्रोत है, पहला है विष्णु पुराण में भारत शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है, और कलिंग का, यानी कलिंग के शासक खारवेल थे, उनका एक गुफा था, अभिलेख था, हाथी गुफा अभिलेख, जो उदयगिरी पहाड़ी के, मतलब उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है, वहां से सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। एक दो और भी इसका है, जैसे एक और जो है ये दुष्यंत, जिसे कहा जाता है कि दुष्यंत का एक लड़का थे जिनका नाम था भरत, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। एक और किंवदंती है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का पुत्र का नाम था भरत, तो उनके पुत्र के नाम भरत के नाम पर भी भारत का नाम भारत पड़ा। तो बहुत सारे ऐसे किंवदंती हैं, तो हम लोग उसी को देख रहे हैं, लेकिन दो हम लोग सटीक देख लिए। पहला क्या देखिए, विष्णु पुराण में भारत का उल्लेख मिलता है, और कलिंग शासक खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है वहां से सर्वप्रथम भारतवर्ष का विवरण मिलता है। ठीक है, चलिए अब भारत में हम लोग निकल गए, अब आइए हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान नाम इसका कैसे पड़ा। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आने वाले जो आप लोग का जितने भी बीपीएससी है, एईडीओ है, बिहार दरोगा में खैर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, क्योंकि बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यूपीएससी में भी यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं पहले भी, और संभावना बनती है कि आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कैसे हुआ। देखिए प्राचीन ईरान के अखामनी राजवंश के शासकों ने, अखामनी राजवंश, हम लोग ईरान, जब ईरान वाला में हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि वहाँ कौन कौन सा राजवंश था। ठीक है, तो प्राचीन ईरान के अखामनी वंश के शासकों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहकर संबोधित किया। वो स को ह बोलते थे, फारस वाले लोग जो है स को क्या बोलते हैं, ह, तो वो सिंधु को क्या बोलते थे, हिंदू नदी बोलते थे, कहकर संबोधित किया। इस नदी के पूरब की ओर रहने वाले निवासियों के लिए हिंदोज शब्द का प्रयोग किया। जो इस नदी के जो पूरब की ओर जो लोग रहते थे उनको हिंदोज कहकर प्रयोग किया गया। ठीक है, क्योंकि स को वो लोग ह बोलते थे, हिंदोज शब्द का प्रयोग किया। बाद में चलकर सिंधु नदी के पूरब की ओर भौगोलिक क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया। बाद में जो सिंधु नदी के पूरब का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको हिंदू न कहकर वो लोग हिंदुस्तान कहना वो लोग प्रचलित कर दिए। तो पहला ये है कि हिंदुस्तान शब्द ऐसे आया ईरान के हखमानी वंश के शासकों के द्वारा। ठीक है, अगला देखिएगा, ईरानी शासक शाहपुर प्रथम या शाहपुर या शाहपुर दोनों कहा जाता है। शाहपुर प्रथम के अभिलेख नक्श रुस्तम, यूपीएससी में सवाल यहाँ से पूछा हुआ है और यूपीपीसीएस में भी पूछा हुआ है। ईरानी शासक शाहपुर प्रथम के अभिलेख नक्श रुस्तम 262 बीसी यानी ईसा पूर्व में सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का विवरण मिलता है। ध्यान रखिएगा, अगर अभिलेख पूछता है कि
किस मतलब कौन से अभिलेख यानी तो नक्श ए रुस्तम में सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिलता है। और नक्श ए रुस्तम किसका अभिलेख है? तो एक ईरानी शासक हैं जिनका नाम है शाहपुर या शाहपुर प्रथम। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे, मिनहाज सिराज कृत तबकात नासिरी जो 13वीं सदी में लिखी गई थी नामक पुस्तक में हिंदुस्तान शब्द का पहला साहित्यिक विवरण मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है? साहित्यिक विवरण। और ये जो मिला हुआ है शाहपुर प्रथम के नक्श रुस्तम में, ये अभिलेख में मिला हुआ है। ठीक है, अभिलेख मतलब जो लिखवाया गया है कहीं पत्थर उत्थर पर, और साहित्य मतलब जो पेन मतलब लिखा गया है, हैंड मतलब हाथ से लिखा गया है। तो साहित्यिक विवरण कहाँ मिलता है? मिनहाज ये सिराज के पुस्तक है तबकाते नासिरी। ठीक है, ये जो लिखा गया था तबकाते नासिरी, ये इल्तुतमिश के पुत्र के शासनकाल में लिखा गया था। तो हम लोग देख लिए 2-3 पॉइंट, हम लोग हिंदुस्तान के बारे में देख लिए। इसको आप लोग अच्छे से फिर से एक बार ध्यान से एक बार देखिएगा। ठीक है, आगे अब आइएगा इंडिया, यानी इंडिया शब्द कैसे बना। ठीक है, देखिए यूरोपीय विद्वानों ने सिंधु नदी के लिए इंडस, आप लोग को पहले से पता होगा, यूरोप के जो विद्वान लोग थे उन्होंने सिंधु नदी को क्या बोलते थे? स को ह बोलते थे वो लोग। तो सिंधु को हिंदूज कहने लगे, तो यानी इंडस कहने लगे। ठीक है, इंडस शब्द का प्रयोग किया और इस नदी के पूर्व स्थित भौगोलिक क्षेत्र को इंडिया कहा, और जो इस नदी के पूर्व का क्षेत्र था उसको इंडस न कहकर वो लोग इंडिया कहना संबोधित कर दिया। तो इंडिया शब्द ये नाम पड़ा। ठीक है, ऐसे भारत और इंडिया ये दोनों भारत का ये प्रचलित नाम है। आगे आइएगा, अरब वासियों ने भारत के लिए अल हिंद, अरब वासियों ने भारत के लिए अल हिंद का प्रयोग किया, यानी भारत को लोग अल हिंद कहकर संबोधित करते थे। तथा चीनियों और जापानियों द्वारा सिंटू का प्रयोग किया गया, यानी चीनी और जापानी लोग पहले भारत को सिंटू के नाम से पुकारते थे। तो ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं। देखिएगा, भारतीय इतिहास का कालक्रम या विभाजन। ठीक है, हम लोग इतिहास का कालक्रम और विभाजन में आ जाते हैं। तो देखिए, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, तो एक इतिहासकार है, ब्रिटिश इतिहासकार है जिनका नाम है जेम्स मिल। तो जेम्स मिल ने ये प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत न कहकर उन्होंने प्राचीन भारत को हिंदू काल के नाम, हिंदू काल का प्रयोग किए प्राचीन भारत के लिए, मध्यकालीन भारत के लिए मुस्लिम काल का प्रयोग किए, और आधुनिक भारत के लिए ब्रिटिश काल का प्रयोग किए। किनके द्वारा किया गया? ये जेम्स मिल के द्वारा। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल द्वारा 1817 ईस्वी में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। उन्होंने 1817 ईस्वी में ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल 3 खंडों में बांटा। पहला हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा ब्रिटिश काल। इनको कहना चाहिए था तीसरा ब्रिटिश काल के जगह ईसाई काल लिख देते, लेकिन वो खुद ईसाई थे तो वो लोग नहीं ईसाई बोलेंगे, क्योंकि ईसाई नहीं ना कहेंगे तो ये हो जाएगा कि ईसाई लोग ही भारत पर राज किए। तो ये मतलब वो बदनामी से वो बच गए। लेकिन ये 3 काल जो कहे हैं वो बहुत ही गलत चीज, नहीं कहना चाहिए था उनको। हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल, क्योंकि देखिए ब्रिटेन यानी अंग्रेजों का जो हमेशा ये चाल रहा है कि हिंदू मुस्लिम करके भारत में राज किया जाए। ठीक है, और यही करके बहुत दिनों तक वो लोग राज किए भी। ठीक है, बाद में चलकर हिंदू काल के लिए प्राचीन भारत, मुस्लिम काल के लिए मध्यकालीन भारत और ब्रिटिश काल के लिए आधुनिक भारत शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। अब देखिए, अब वो लोग ब्रिटिश लोग का कहना है कि भारत जो है 18वीं शताब्दी में आधुनिक युग में पहुंच गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत जो है 19वीं शताब्दी में आधुनिक युग में पहुंचा है, क्योंकि आधुनिकता लाने के लिए कुछ परिवर्तन होना जरूरी है। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि 1857 के प्लासी के युद्ध के बाद भारत आधुनिक युग में प्रवेश कर गया। ठीक है, तो वो लोग अपने दृष्टिकोण से इतिहास को लिखे हैं, तो उस दृष्टिकोण से वो लोग बता रहे हैं। तो देखिए, भारत 19वीं शताब्दी में पहुंचता है, न कि 18वीं शताब्दी में, क्योंकि आधुनिकीकरण के कुछ लक्षण होते हैं। जैसे इसका है कल कारखाना का उदय, रेलवे, टेलीग्राफ, और ये जितना सब चीज आ रहा है ये सब 19वीं शताब्दी में आ रहा है। तो हम लोग कैसे कहेंगे कि भारत 18वीं शताब्दी में आधुनिकता में पहुंच गया था? ये गलत है। भारत 19वीं शताब्दी में आधुनिकता में प्रवेश किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी में आ रहे हैं। ठीक है, इनको भारत का अग्रदूत कहा जाता है, यानी राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के प्रथम अग्रदूत भी कहा जाता है इनको, मोहन राय को। ठीक है, तो हम लोग 18वीं शताब्दी में न पहुंचकर 19वीं शताब्दी में आधुनिकता में पहुंचे हैं। ब्रिटिश इतिहासकार ये गलत लिखते हैं कि भारत 18वीं शताब्दी में आधुनिकता में पहुंच गया था। तो वो लोग अपने दृष्टिकोण से इतिहास को लिखे हैं, जो गलत है, हम लोग उसको नहीं मानते हैं। ठीक है,
चलिए अब साक्ष्यों के आधार पर आ जाइएगा। हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि साक्ष्यों के आधार पर कितने प्रकार के हैं। साक्ष्यों के आधार पर 3 प्रकार के हैं। पहला प्राग या पूर्व इतिहास, आधे इतिहास और ऐतिहासिक युग। ठीक है, तो तीनों को हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए प्राग या पूर्व इतिहास। देखिए इसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से जानकारी मिलती है, जैसे पाषाण युग। यानी पूर्व इतिहास में हम लोग को क्या मिलता है, क्योंकि साहित्यिक तो है नहीं, लिखा उखा कुछ है नहीं, तो हम लोग किससे देखेंगे, तो इसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से जानकारी मिलती है, जैसे पाषाण काल यानी पाषाण युग। यानी सिर्फ पुरातात्विक स्रोत है इसकी जानकारी के लिए, क्योंकि साहित्यिक उस समय नहीं है, लिपि उपी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मनुष्यों का लेखन कला का ज्ञान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य जो थे वो लिखना पढ़ना वो लोग नहीं जानते थे, उनको ज्ञान ही नहीं था। तो क्या मिलेगा, सिर्फ पुरातात्विक मिलेगा, ये प्राग या पूर्व इतिहास में। अगला है आदि इतिहास। आदि इतिहास में हम लोग देख लेते हैं, मनुष्यों को लेखन कला या लिपि का ज्ञान था। उस समय मनुष्यों का लेखन कला या और लिपि दोनों का ज्ञान था, किंतु उनका लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। वो लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो लिखने से क्या फायदा जो हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। अतः इस काल में भी जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक स्रोत ही है, क्योंकि इस काल में साहित्यिक स्रोत तो है, लिखी भी जा चुकी है, लेकिन वो लिखा हुआ लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या मानेंगे, इसको भी हम लोग पुरातात्विक स्रोत ही मानेंगे। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग की हिस्सा है। हड़प्पा और वैदिक सभ्यता जो दो है, ये आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए वैदिक आर्य लिपि से अनभिज्ञ थे, यद्यपि उनके पास साहित्य था, लेकिन वे लिखना नहीं जानते थे। उनके पास साहित्य तो था वैदिक आर्य के पास, लेकिन वो लोग लिखना नहीं जानते थे। उन्होंने मौखिक परंपरा के द्वारा वैदिक साहित्य को, ज्ञान को आगे बढ़ाया। लिखने के लिए उनके पास था, लेकिन वो लिख नहीं पाए। ठीक है, तो क्या कि मौखिक रूप से वो बोलकर क्या किए, अपने साहित्य को आगे बढ़ाए, और आने वाले जनरेशन को भी उससे बहुत फायदा हुआ। ठीक है, अगला है ऐतिहासिक युग। हम लोग देख लेते हैं ऐतिहासिक युग क्या है। जानकारी के दो मुख्य स्रोत हैं, एक है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक। ठीक है, एक पुरातात्विक स्रोत है और दूसरा साहित्यिक स्रोत है। साहित्य में उपयुक्त लिपि का उद्वचन हो गया है। साहित्य में जो लिपि है वो अब लिपि को पढ़ा जा सका है। तो हम लोग क्या मानेंगे, ऐतिहासिक युग में दो है, एक पुरातात्विक तो पहले से ही है, खुदाई तो चलती रहेगी, और दूसरा साहित्यिक, क्योंकि साहित्य जो लिपि जो था, लिपि को हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी लिपि थी, तो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि थी। ऐसे तो भारत की प्राचीनतम लिपि हड़प्पाई लिपि को कहा जा सकता है, लेकिन वो अभी पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसलिए ब्राह्मी लिपि, यानी भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन थी, तो ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सामान्य इतिहास के बारे में जाने। प्राचीन भारत का ये जो पहला क्लास है, हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाने कि इंडिया कैसे नाम पड़ा, भारत कैसे नाम पड़ा, कौन कौन से मतलब कहाँ कहाँ से अभिलेख के बारे में हम लोग जाने, जेम्स मिल के बारे में भी थोड़ा सा जाने कि इतिहास को कैसे वो लोग अपने दृष्टिकोण से वो लोग देखते हैं। ठीक है, ब्रिटिश। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।